नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ। अपने यूनिट 3 पढ़ रहे थे ऊष्मागतिकी, और इसके अंदर अपने जो पढ़ रहे थे अपना टॉपिक था ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके अनुप्रयोग। तो अपने अनुप्रयोगों की बात कर रहे थे कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है इसका अनुप्रयोग क्या था। तो कुछ एक बातें आपको फिर से बताता हूँ, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अपने सबसे पहले इसके अंदर सम आयतनी प्रक्रम की बात की थी, सम आयतनी प्रक्रम की बात की थी। इसके अंदर अपने आयतन क्या रहता है, एक समान रहता है, और आयतन जब इसमें नियत रहता है तो अपने क्या किया था, जो डेल डब्ल्यू का मान ज्ञात किया था उसे अपने क्या कर दिया था, 0 कर दिया था, क्योंकि अपने आयतन क्या था वहाँ पर एक समान था। फिर अपने समदाबीय जो प्रक्रम है, समदाबीय प्रक्रम की बात की थी, और इसके अंदर अपने क्या बोला था कि यहाँ पर दाब क्या रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, तो जो अपने डेल डब्ल्यू लिखा था उसके अंदर अपने पी को क्या कर लिया था, एक समान रख लिया था। फिर अपने समतापीय प्रक्रम की बात की थी, समतापीय प्रक्रम के अंदर ताप जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है, और मैंने आपको बताया था कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप का फलन होती है। फिर अपने रुद्धोष्म प्रक्रम की बात की थी, और ये वो प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, यानी ऊष्मा Q का मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो यहाँ आयतन नियत था और यहाँ पर ताप नियत था, यहाँ पर दाब नियत, यहाँ पर आयतन, यहाँ दाब, यहाँ ताप, और यहाँ पर ऊष्मा जो उसका आदान प्रदान नहीं होता है। उसके बाद में अपने कौथन, और एक तो कौथन प्रक्रम की बात की थी जिसके अंदर अपने गुप्त ऊष्मा के रूप में डेल Q का मान लिखा था ml। फिर अपने पिघलने की प्रक्रिया की बात की थी जिसके अंदर भी अपने डेल Q इक्वल क्या लिखा था, ml लिखा था। और उसके बाद अपने चक्रीय प्रक्रम की बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो जब अपने प्रारंभिक बिंदु से शुरू करके फिर से प्रारंभिक बिंदु पर आ जाते हैं तो अवस्था का फलन होने के कारण कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, जिससे U का मान क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। और फिर अपने बात की थी मुक्त प्रसार की। मुक्त प्रसार के अंदर क्या होता है, मुक्त प्रसार आदर्श गैस का किया जाता है और ऊष्मारोधी प्रक्रम होता है, और साथ में निर्वात में किया जाता है, जिससे P का मान भी अपने इसके अंदर कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपने U का मान कांस्टेंट प्राप्त हुआ था मुक्त प्रसार के अंदर, और इसके अंदर अपने डेल U जो था उसका मान कितना प्राप्त हुआ था, 0 प्राप्त हुआ था। ठीक है, चक्रीय प्रक्रम में du का मान क्या प्राप्त हुआ था, 0, क्योंकि अवस्था फलन है, और इसके अंदर U का मान अपने को क्या प्राप्त हुआ है, कांस्टेंट प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है कांस्टेंट, क्योंकि अपने डेल W जो है उसका मान कितना आ जाता है, यहाँ 0 आ जाता है। दूसरा अपने डेल Q का मान भी यहाँ क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये अपने कुछ एक टॉपिक की बात की थी लास्ट क्लास के अंदर। अब जो अपने आज पढ़ने वाले हैं वो अपने जो अपने मेयर संबंध पढ़ रहे थे, मेयर संबंध की बात करने वाले हैं। और मेयर संबंध, ठीक है, इतने टॉपिक थे, और अब अपने मेयर संबंध की बात कर लेते हैं जो अपना लास्ट टॉपिक था, मेयर संबंध, और या आप लोग बोल सकते हो विशिष्ट ऊष्मा संबंध। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो, Cp - Cv इक्वल क्या होता है, R, जिसे अपने क्या बोला था, मेयर संबंध बोला था। अब अपने को क्या करना है, इसे व्युत्पन्न करना है। देखो आप लोग सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हो, सबसे पहला काम आपका होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना। तो डेल Q इक्वल du प्लस डेल W, डेल Q इक्वल du प्लस डेल W, ऐसा अपने लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ऐसा, अपने लिखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के कारण। प्रथम नियम अपने को बोलता है अपने जो ऊष्मा देते हैं वो यहाँ 2 प्रकार से खर्च हो जाती है, एक आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा कार्य करने की। अब अपने सबसे पहले जो इसके अंदर बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे स्थिर आयतन की, अपने बात कर रहे थे स्थिर आयतन की। आयतन स्थिर रखते हुए यदि स्मॉल m द्रव्यमान की गैस का ताप बढ़ाया जाए या ताप में परिवर्तन किया जाए, और कितना किया जाए परिवर्तन, dt किया जाए, तो आपके पास में यहाँ जो विशिष्ट ऊष्मा आती है वो कितनी आती है, Cv आती है। विशिष्ट ऊष्मा कितनी आती है, Cv आती है। देखो यहाँ मैंने Cv लिखा है, आपको सामने एक सूत्र दिखाई दे रहा है, Cp - Cv इक्वल R, ये भी मेयर संबंध होता है। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, Cv लिख रहा हूँ, ये C जो है स्मॉल c लिखा गया है। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो मैंने C लिखा है ये क्या है, स्मॉल c है, और साथ में इसके क्या है, V है।
अपने जब स्मॉल सी के साथ में इसे लिखते हैं तो सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, जब कैपिटल सी के साथ में इसे लिखा जाता है तब अपने मोलर विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आपकी बुक में डिफरेंस किया गया है दोनों के अंदर। जहाँ कैपिटल सी से लिखा गया है वहाँ इसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा के रूप में लिखा गया है, जहाँ स्मॉल सी के रूप में इसे लिखा गया है इसे सीधा विशिष्ट ऊष्मा के रूप में लिखा गया है। जहाँ बात की गई है, जब स्मॉल सी लिखा गया है उसमें किसकी बात की गई है, द्रव्यमान की बात की गई है। जैसे स्मॉल एम द्रव्यमान लेकर के अपने क्या करें, स्थिर आयतन पर इसका ताप जो उसमें परिवर्तन कर दें, बढ़ा दें और कितना dt जो है वो परिवर्तन कर दें। तो आपको पता है कि आप लोग यहाँ जब डेल क्यू का मान लिखोगे, डेल क्यू का, तो वो कितना आएगा, वो आएगा mCv/dt। कितना आएगा, डेल क्यू इक्वल mCv/dt आएगा। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने दूसरी जो आपकी बुक है उसके अंदर जो पढ़ा है, उसके अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा है डेल क्यू इक्वल CVdt। क्या पढ़ा है आपने, डेल क्यू इक्वल CVdt। ये जो C है ये कैपिटल C है और ये जो C है ये स्मॉल c है। ठीक है, ये जो लिखा गया है ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा के रूप में इसे लिखा गया है। फर्क पता लगा, इसे जो लिखा गया है वहाँ पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा के रूप में लिखा गया है और जो बात की गई है वो बात की गई है एक मोल की। और एक मोल की जब बात की जाती है तो एक को लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा क्या लिख दिया उन्होंने, डेल क्यू इक्वल CVdt लिख दिया। पर इस टॉपिक के अंदर जो बात की गई है वो की गई है m द्रव्यमान के साथ में, और यहाँ पर सिर्फ क्या काम में लिया गया है, विशिष्ट ऊष्मा को काम में लिया गया है। देखो आगे, तो आपने क्या लिख दिया, डेल क्यू इक्वल mCvdt लिख दिया। ये मान लो आपके पास में समीकरण 1 आ जाती है। यहाँ देखो अपने ये क्या लिखा है, अपने लिखा है स्थिर आयतन पर। तो आपके पास में ये जो समीकरण है डेल क्यू इक्वल du प्लस डेल w, अगर इसके अंदर आयतन आप लोग क्या कर दो, स्थिर कर दो या नियत कर दो। अगर आयतन को नियत कर दिया जाता है तो आयतन में परिवर्तन होगा नहीं, जिससे आपके पास में जो डेल w इक्वल p डेल v आता है, यानी जो आपके पास में क्या आता है dv आता है, dv का मान 0 हो जाता है, जिससे डेल w का मान भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये होने का मतलब होता है कि आपका डेल q और du जो है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। आई बात समझ में। जैसा कि स्थिर आयतन वाला जो प्रक्रम था या सम आयतन जो आपने प्रक्रम पढ़ा है उसके अंदर आपने क्या बोला, आयतन का मान क्या हो, 0, यानी आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, यानी आयतन में परिवर्तन का मान जो है वो कितना हो, 0। आयतन का मान 0 नहीं, आयतन में परिवर्तन का मान कितना हो, 0। आयतन समान रहेगा, जैसा V1 है बाद में भी क्या रहेगा, V1 ही रहेगा। तो जिससे dV का मान 0 यानी डेल W का मान 0, और डेल W का मान 0 आने का मतलब प्रथम नियम से डेल Q किसके इक्वल आ गया, du के इक्वल आ गया। ये आपके पास में प्रथम नियम से परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ से आप लोगों ने क्या लिख दिया, इन दोनों को मिलाकर के आप लोगों ने लिख दिया कि du जो है वो किसके इक्वल है, वो mCvdt के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से जो आपका रिजल्ट आया वो क्या है, वो है du इक्वल mCvdt। ठीक है, ऐसा आपने लिखा है इन सभी बातों को मिला करके। अब अपनी बात कर लेते हैं स्थिर दाब पर या नियत दाब पर। नियत दाब पर जब विशिष्ट ऊष्मा की बात की जाती है तो अपने यहाँ जैसे CV लिखा है वहाँ किसकी बात करेंगे, अपने Cp की बात करेंगे, और अपना डेल Q जो है, डेल Q जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा mCpdt। कितना आ जाएगा, जैसे ये लिखा गया mCvdt वैसे ही इसे लिख देंगे mCpdt। बात कर रहे हैं अपने स्थिर दाब की, तो दाब वाली जब अपने टर्म लेंगे तो ऐसा जो मान है इसका तो प्राप्त होगा नहीं, तो सिर्फ अपने क्या लिख दिया, डेल Q इक्वल mCpdt। इसे अपने मान लिया समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को अपने यदि रख दें समीकरण 1 में, किसमें रख दें, यदि समीकरण 1 में रख दें तो आपको मिलेगा mCpdt इक्वल mCvdt प्लस डेल W, प्लस डेल W, यानी आप लोग लिख सकते हो mCpdt mCvdt और डेल W को क्या लिख सकते हो, PdV लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, PdV लिख सकते हो, जैसा कि अपने कार्य वाले टॉपिक के अंदर इसे सिद्ध किया था। तो डेल W इक्वल क्या आ गया, PdV आ गया। अब देखिए आगे, आप लोग जानते हो PV बराबर क्या होता है, PV बराबर होता है nRT। PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। तो इसी प्रकार आप लोग जब PdV की बात करोगे तो PdV की बात करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा,
आर डी टी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एन आर डी टी आ जाएगा, क्योंकि दाब तो अपने क्या है, नियत है। तो पी डी वी क्या आ जाएगा, एन आर डी टी आ जाएगा। ये देखो अपने लिख दिया पी डी वी एन आर और डी टी, क्योंकि एन और आर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो एन की अगर बात की जाए तो एन यहाँ पर क्या है, मोलों की संख्या है। तो एन की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, एन की जगह लिख सकते हो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। क्या लिख सकते हो, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। यहाँ पर स्मॉल एम द्रव्यमान है और कैपिटल एम जो है वो क्या होता है, अणु भार होता है, जो किसका सूत्र है अपने पास में, मोल का सूत्र है। यानी मोलों की अगर अपने को संख्या निकालनी हो तो अपने जो द्रव्यमान उसमें क्या कर रखा है, अणु भार का भाग लगा रखा है, जिससे आपको क्या मिलता है, मोलों की संख्या मिलती है। तो ये मान अगर आप लोग यहाँ रख दो तो ये बनता है पी डी वी एम अपॉन एम और आर साथ में इसके डी टी। ये मान लिया समीकरण 5 है। ठीक है, तो समीकरण 5 तक अगर आप लोगों के समझ में है तो आगे देखिए। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 4 में अपने समीकरण 5 को रख देना है। तो समीकरण 4 में जब समीकरण 5 को रखोगे तो ये बनेगा एम सी पी डी टी बराबर एम सी वी डी टी प्लस पी डी वी का मान रख दो एम अपॉन एम आर डी टी। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने इसे इस ओर लिया है, ये बना एम सी पी डी टी माइनस एम सी वी डी टी इक्वल एम अपॉन एम आर डी टी। और यहाँ देखो, यहाँ m कॉमन आ जाता है और आपके पास में सी पी माइनस सी वी बचता है और डी टी भी बाहर लिख देते हैं और ये बनेगा m अपॉन एम आर डी टी। ठीक है, और ये अपने यहाँ से हट जाएंगे और आपके पास में जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा सी पी माइनस सी वी इक्वल आर अपॉन एम। ये आपके पास में जो समीकरण आ गई, ये किसकी आ गई, ये आपके पास में समीकरण जो आई है वो आई है मेयर संबंध। यानी आपके पास में जो मेयर संबंध है वो क्या है, सी पी माइनस सी वी इक्वल आर अपॉन एम, आर अपॉन एम। ये आपके पास में क्या है, मेयर संबंध है। ठीक है, ध्यान रखना ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ये आपका जो संबंध है वो कैपिटल सी वाला संबंध है, जो आपने दूसरी फिजिक्स की जो बुक है उसमें आपने पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ जो आपने बात की है ये स्मॉल एम द्रव्यमान लेकर के अपने इसे सोल्व किया है। तो ये क्या है, सी पी माइनस सी वी इक्वल आर अपॉन एम। सी पी और सी वी यहाँ पर क्या है, विशिष्ट ऊष्माएं हैं। ठीक है, सी पी और सी वी आपके पास में यहाँ क्या है, विशिष्ट ऊष्माएं हैं। तो ये यहाँ तक आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा आप लोगों को ये भी पता है कि जब अपने जूल और कैलोरी की बात करते हैं तो अपने ऊष्मागतिकी का यांत्रिक तुल्यांक भी लिखते हैं, जो अपने 4.18 जूल पर कैलोरी लिखते हैं। यानी इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो सी पी माइनस सी वी इक्वल आर अपॉन जे एम। ऐसा भी आप लोग इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना, साथ के साथ इसे भी आप लोग दूसरी फिजिक्स के याद रख सकते हो। देखो अगर आपको ये वाला संबंध व्युत्पन्न करना होता है, यानी इतना बड़ा न करके आपको यदि इसे सोल्व करना होता तो ये बिल्कुल आसान होता आपके लिए। अपने सिर्फ इतना लिखते, ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि जो कैपिटल सी लिखा गया ये मोलर विशिष्ट ऊष्माओं के लिए लिखा गया, ये सिर्फ विशिष्ट ऊष्माएं या स्मॉल एम द्रव्यमान की। इसे जब सोल्व किया गया तो इसे सीधा सोल्व किया गया, जैसे डेल क्यू इक्वल ये लिखा गया, यहाँ पर एम नहीं लिखा, फिर यहाँ भी एम नहीं लिखा जाएगा और ये एम वाली टर्म आएगी नहीं। यहाँ एन, एन की जगह मोलों की संख्या आप 1 भी ले सकते हो और जैसे ही मोलों की संख्या आप लोग 1 लोगे तो यहाँ 1 बन जाएगा और डी टी कैंसिल होकर के सिर्फ आपके पास में बचेगा सी पी माइनस सी वी इक्वल आर। यानी जो डेल क्यू इसका डी यू का आप लोगों ने मान लिखा है, डी यू का मान आपने कहाँ रखा है, इस जगह आप लोगों ने डी यू का मान रखा है। तो ये जो मान है ये सी वी डी टी बनता और सी क्या आता, कैपिटल आता, और डेल क्यू का मान जो आपने यहाँ लिख रखा है ये क्या आता, ये आता सी पी डी टी आता। ठीक है, इस वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ, आपको दूसरी फिजिक्स में पढ़ना है वैसे ये। और आप क्या करते, आप लोग जो आपकी फर्स्ट समीकरण है ऊष्मागतिकी उसमें लिख देते सी पी डी टी इक्वल सी वी डी टी प्लस पी डी वी, और पी वी बराबर अपने क्या लिखा है, एन आर टी। मोलों की संख्या 1 तो पी वी बराबर क्या लिखा जाता, आर टी लिखा जाता। और आप लोग क्या कर देते, इसका अवकलन करके पी डी वी इक्वल आर डी टी लिख देते और यहाँ से सी पी इसे इस साइड ले आते सी वी डी टी, और ये यहाँ क्या आ जाता आर डी टी, और ये कैंसिल होकर के क्या बनता सी पी माइनस सी वी इक्वल आर।
ये वाला है। ठीक है, आपको ये करना है इस फिजिक्स के अंदर, और अगर वो दूसरी हो तो उसके अंदर आपको ये करना है। ठीक है, तो ये अपने कुछ एक बात थी मेयर संबंध के बारे में। ध्यान रखना, मेयर संबंध और पिघलने की प्रक्रिया और एक जो आपका कवथन प्रक्रम है, इनके बारे में जरूर याद रखना। इन तीनों में से किसी एक को आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी रोधोत्सम प्रक्रम वगैरह तो आप लोग काफ़ी पढ़ोगे इसी के अंदर, और समतापीय, समदाबीय, समायतनीय प्रक्रम, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, नाम से ही पता चल जाता है कि उन प्रक्रमों के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने बात करने वाले हैं वो कुछ प्रक्रमों की बात करेंगे। दो प्रकार के प्रक्रम है अपने पास में, एक तो है उत्क्रमणीय और एक है अनुत्क्रमणीय। तो दो प्रकार के प्रक्रम आपको देखने हैं, एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। ठीक है, देखो आपका जो फर्स्ट जो नियम था उसके अनुप्रयोग कंप्लीट हो गए। ये नए टॉपिक है जो आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर सीधे दे रखे हैं, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब अपने देखते हैं कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम कि उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है वो कौन से होते हैं। तो देखो उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो प्रक्रम होते हैं जैसे कोई एक निकाय अवस्था ए से बी की ओर जा रहा है, अगर वो फिर से बी की ओर, बी से ए की ओर पहुंच जाता है तो वो किस प्रकार का प्रक्रम है, वो उत्क्रमणीय प्रक्रम है। यानी आपका जो निकाय है, जो निकाय कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, कोई एक निकाय प्रारंभिक अवस्था से कहाँ जा रहा है, अंतिम अवस्था की ओर जा रहा है। अब यदि अपने क्या करें, इस प्रक्रम को विपरीत दिशा में लगा दे, यानी अपने इसी प्रक्रम को क्या कर दिया, विपरीत दिशा में लगा दिया, और अपना निकाय जो है वो अंतिम अवस्था से फिर से कहाँ लौट आए, प्रारंभिक अवस्था में लौट आए, और ये प्रत्येक अवस्था में उसी सतर से होकर के गुजरे जिस स्तर से ये प्रत्येक अवस्था में होकर के गुजरा था। ठीक है, यानी प्रत्येक अवस्था के अंदर प्रत्येक स्तर पर ये उन्हीं अवस्थाओं से होकर के गुजरे जहाँ से होकर के यह प्रत्यक्ष प्रक्रम में गुजरा था। तो इस प्रकार का प्रक्रम आपका क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। आई बात सुन में, आपको क्या ध्यान रखना है, उत्क्रमणीय प्रक्रम अगर ऐसा ना देखो तो सीधा सीधा देखो, उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब हो गया निकाय ए से बी में जाए और फिर से यदि अपने विपरीत दिशा में से दोहराएं, ये काम पहुंच जाए बी से ए में पहुंच जाए, तो इस प्रकार का प्रक्रम क्या कहलाता है, आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर अपने एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो बताता हूँ आपको। देखो उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर आपके बता रखा है कि अपने मान लें कोई एक निकाय है जो अवस्था ए में है, कोई एक निकाय कहाँ पर है, अवस्था ए में है। ठीक है, और ए से वो कहाँ जा रहा है, अवस्था बी में जा रहा है। तो इसके लिए अगर आप लोग लिखो प्रथम नियम तो क्या लिखोगे, डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्लू, यानी डी यू इक्वल आप लोग क्या लिखोगे, डेल क्यू माइनस डेल डब्लू। ठीक है, यानी अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, आंतरिक ऊर्जा में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो मतलब अपना निकाय जहाँ से चलना शुरू किया था फिर से वहीं पर पहुंच चुका है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा किसका फलन होती है, अवस्था का फलन होती है। तो अपने आंतरिक ऊर्जा को सिद्ध करेंगे कि इसका मान शुरुआत में जितना था उतना का उतना ही है। शुरुआत में मान लिया आंतरिक ऊर्जा यू ए, बाद में कितनी है, यू बी है। यदि अपने ये सिद्ध कर दें कि यहाँ से यहाँ गए, आंतरिक ऊर्जा यू ए से यू बी बनी, और जैसे ही आपने उल्टा इसे किया तो यू बी से यू ए बन जाती है, तो अपना प्रक्रम किस प्रकार का है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। देखो आपको क्या करना है, आपको लिखना है डी यू इक्वल डेल डब्लू, डेल क्यू माइनस डेल डब्लू लिखना है, और अपने निकाय ए से बी में जा रहे हैं तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या आएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आप लोग देख सकते हो कि जो आंतरिक ऊर्जा है उस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो आएगा वो आएगा यू बी माइनस यू ए। कितना आएगा, यू बी माइनस यू ए। इसका मतलब क्या हुआ, अपने डी यू का मान रखा है, डी यू का मतलब हुआ लास्ट में कितना है, शुरुआत में कितना है, दोनों का क्या किया, अंतर लिया, तो क्या आया, यू बी माइनस यू ए आया। ठीक है, किसके इक्वल, डेल क्यू माइनस डेल डब्लू के, यानी निकाय द्वारा यू, यानी निकाय द्वारा अवस्था
ए से बी में जाने पर निकाय द्वारा किया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना है, डेल डब्ल्यू है, किसका, प्लस का, निकाय को दी गई ऊर्जा, निकाय को दी गई ऊर्जा प्लस का डेल क्यू है। ये आपके पास में फर्स्ट नियम है, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। आपने इन दोनों मानों को क्या कर दिया, यहाँ रख दिया। एक बात का ध्यान रखना, ये जो माइनस है, ये माइनस अपने इन्हें देख करके नहीं लिखा है, ये तो अपने फर्स्ट जो नियम है वहाँ से आया है, ठीक है। यानी अपने डेल क्यू जो है वो अपने किसका लिखा है, प्लस का लिखा है, डेल डब्ल्यू भी किसका लिखा है, अपने प्लस का लिखा है, माइनस तो इसके फर्स्ट नियम से आया है। अब अपने क्या करना है, इसे समीकरण 1 अगर मैं लिख दूँ तो चलो 2 लिख देता हूँ। अब अपना निकाय जो है वो कहाँ जा रहा है, अब अपना निकाय अवस्था बी से ए की ओर जा रहा है। निकाय क्या कर रहा है, अवस्था बी से ए की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अब निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य कितना आएगा, माइनस का डेल डब्ल्यू आएगा, और निकाय द्वारा दी गई, निकाय द्वारा दी गई ऊर्जा ऊष्मा लिख देता हूँ, यहाँ भी ऊष्मा लिख देना, ऊष्मा। देखो ऊष्मा और ऊर्जा एक ही बात होती है। निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी आएगी, माइनस का डेल क्यू आएगी, ठीक है। निकाय द्वारा किया गया कार्य माइनस का डेल डब्ल्यू, निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी, माइनस का डेल क्यू। और निकाय कहाँ से कहाँ जा रहा है, अवस्था बी से ए की ओर जा रहा है। तो अपने प्रारंभिक जो अवस्था अब है, देखो यहाँ प्रारंभिक अवस्था ए थी, अंतिम अवस्था बी थी, पर जब यहाँ की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक अवस्था बी है और अंतिम अवस्था ए है, यानी प्रक्रम अपना क्या हो गया, विपरीत हो गया। ये प्रारंभिक अवस्था है और ये कौन सी अवस्था है, अंतिम अवस्था है। मान लेते हैं कि ये जो अवस्था है, ये अवस्था यहाँ आंतरिक ऊर्जा कितनी है, यू ए डैश है, कितनी है, यू ए डैश है। देखो अगर मैं इसे तो यू बी मानना ही मानना है, अगर मैं इसे यू ए मान लेता तो ये तो अपने ओर से ही सिद्ध हो गया कि अपने मान लिया है कि आंतरिक ऊर्जा जो है यू ए थी और अब भी कितनी है, यू ए है। अपने ऐसा नहीं कर रहे, अपने मान लेते हैं आंतरिक ऊर्जा यू ए न होकर के कितनी है, यू ए डैश है। तो अंतिम में से प्रारंभिक अवस्था को, इसको आंतरिक ऊर्जा को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। प्रारंभिक में से अंतिम में से प्रारंभिक को क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। यू ए डैश में से यू बी को अपने माइनस कर दिया। अब प्रथम नियम अपने जब लगाएं तो डेल क्यू का मान देखो किस तरीके का आएगा, माइनस का आएगा। ये माइनस पहले से ही बाहर है, डेल क्यू का मान वहाँ पर कैसा है, माइनस का है। यानी आप लोग यहाँ क्या कर सकते हो, माइनस को अगर देखो तो कुछ इस तरीके का मान आपको ये दिख रहा है, ठीक है। और माइनस को यदि मैं कॉमन लूँ तो ये बनता है डेल क्यू माइनस का डेल डब्ल्यू। क्या बनता है, माइनस का डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू बनता है। और ये किसके इक्वल है, ये यू ए डैश माइनस यू बी के इक्वल है। ये जो मान है, ये मान मेरे पास में समीकरण 2 में रखा हुआ है। समीकरण 2 में ये मान कितना रखा हुआ है, ये रखा हुआ है यू बी माइनस का यू ए। तो समीकरण 2 से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मान रख दिया, ठीक है। यहाँ तक शायद आपको दिख रहा है, चलो ऊपर लिख दूंगा मैं इसे। ये यू ए डैश माइनस यू बी है, ये जो लाइन है इसे ऊपर लिख रहा हूँ फिर से। ये मान है यू ए डैश माइनस यू बी और साथ में माइनस यू बी माइनस यू ए। ये अपनी लास्ट जो लाइन है यहाँ लिखी गई है, इसे मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू ए डैश यू बी इक्वल, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना यू ए, ये प्लस का और ये माइनस का, ये यहाँ से कैंसिल और यू ए डैश क्या आ गया, यू ए आ गया, यू ए डैश क्या आ गया, यू आ गया। यहाँ से क्या होता है, सिद्ध होता है कि अगर अपने इस प्रक्रम को विपरीत दिशा में भी लगाते तो आंतरिक ऊर्जा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। तो ये अपना जो प्रक्रम है, किस प्रकार का प्रक्रम है, ये अपना प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ठीक है। देखो फिर से सारी बातें आपको रिपीट कर देता हूँ मैं कि अपने यहाँ क्या क्या किया है, इन्हें हटा करके फिर से लिख दूँगा। देखो अपने बात कर रहे हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम की, किसकी बात कर रहे हैं अपने, उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम कौन सा, वो प्रक्रम जिसमें निकाय ए से बी में जाए और विपरीत दिशा में बी से ए में भी चला जाए, तो वो कौन सा प्रक्रम होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। देखो
अपने 3 राशियों की बात की, U की, Q की और W की। यानी प्रथम जब नियम आप लोग लिखते हो du इक्वल डेल क्यू माइनस डेल W, आप लोग ऐसा लिखते हो, यानी अपने जो डेल Q उष्मा देते हैं वो किसके बराबर आती है, वो आती है du प्लस डेल W के। किसके बराबर आती है, वो आती है डेल Q इक्वल du प्लस डेल W के। अपने जो उष्मा दे रहे हैं वो 2 कामों में खर्च हो रही है, एक तो आंतरिक ऊर्जा में और एक किए गए कार्य में। इन 2 कामों में क्या हो रही है, अपनी ऊर्जा जो है वो खर्च हो रही है। तो अपने यहाँ क्या लिखा, du इक्वल डेल क्यू माइनस डेल W। ये देखो, ये जो दोनों टर्म लिखी गई है, ये दोनों टर्म किसके बारे में बता रही है, ये दोनों टर्म अपने पथ के बारे में बता रही है। परंतु du जो है वो किसके बारे में बता रहा है, ये आपको du जो बता रहा है, ये बता रहा है आपको अवस्था के बारे में। अवस्था फलन है कि प्रारंभिक अवस्था में जो मान होता है, अगर घूम करके फिर से उसी अवस्था में वो आएगा तो आंतरिक ऊर्जा का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो अपने ये सिद्ध कर रहे हैं कि आंतरिक ऊर्जा शुरुआत में जितनी थी, क्या फिर से वही आंतरिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो इसके लिए अपने क्या किया, अपने इसे लिखा इसे कि UB माइनस UA किसके इक्वल डेल क्यू माइनस डेल W के इक्वल। यहाँ निकाय द्वारा किया गया कार्य डेल W, निकाय को दी गई उष्मा डेल क्यू है। फिर अपने इन दोनों का क्या कर लिया, अंतर ज्ञात कर लिया। और अंतर ये जो अपने लिखा ये अपने कहाँ से लिख दिया, ये अपने ये जो विपरीत वाला प्रक्रम है वहाँ से लिख दिया। ठीक है, यहाँ UA डैश क्यों लिखा, क्योंकि ये अपने लास्ट में सिद्ध कर देंगे कि UA डैश जो है वो किसके बराबर है, UA डैश जो है अपना UA के बराबर है। तो अपने ये क्या कर दिया, UA डैश माइनस UB इन सबको लिख दिया और इसे सोल्व किया तो अपने पास में ये टर्म आई। और जब अपने इसे सोल्व किया तो आपके पास में आया UA डैश इक्वल UA, यानी ये दोनों मान जो है वो आपके क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, UA डैश इक्वल UA। इससे सिद्ध होता है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा शुरुआत में जितनी थी, फिर से जब आपने इसे प्रक्रम को दोहराया तो उतनी की उतनी ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, तो देखो एग्जाम्पल के लिए आपके बुक में बताया गया है कि एक तो समतापीय प्रक्रम की बात करें, एक अपने रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें। तो सबसे पहले अपने समतापीय प्रक्रम की बात कर लेते हैं कि समतापीय प्रक्रम में किस प्रकार से उत्क्रमणीय प्रक्रम बन जाता है। अपने मान ले कि आपके पास में एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर अपने क्या कर दिया, आदर्श गैस भर दी है। इसके अंदर क्या कर दिया है, आदर्श गैस को भर दिया है। इसके अंदर अपने क्या कर दिया है, आदर्श गैस को भर दिया है। और ये जो इसकी दीवारें हैं, ये दीवारें किस प्रकार की है, सुचालक है। दीवारें किस तरीके की है, सुचालक है। और ये जो पिस्टन इसमें लगा हुआ है, ये घर्षण रहित पिस्टन है। ये पिस्टन घर्षण रहित है। और ये जो दीवारें हैं इसकी, ये किस प्रकार की है, सुचालक है। यानी परिवेश के साथ में ये क्या कर सकता है, ऊर्जा ले भी सकता है और परिवेश को ऊर्जा दे भी सकता है। तो अपने सबसे पहले बात कर रहे हैं इसके अंदर समतापीय प्रक्रम की। यानी अगर अपने इस पिस्टन को क्या किया जाए, ऊपर की ओर खींचा जाए, यानी आदर्श गैस को अगर क्या होने दिया जाए, प्रसारित होने दिया जाए। आदर्श गैस को अगर क्या होने दिया जाए, प्रसारित होने दिया जाए। तो अगर आदर्श गैस प्रसारित होगी तो प्रसार की वजह से इसके ताप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी ताप में क्या आएगी, कमी आएगी। और ताप में जो कमी आ रही है वो कमी बाहर से ऊष्मा आकर के क्या कर देगी, जो ताप में कमी आई है उसको फिर से, जो आपका ताप कम हुआ है, जो ताप में कमी आई है उस ताप में कमी को बाहर से जो ऊर्जा है आकर के फिर से क्या कर देगी, इसे कंप्लीट कर देगी। यानी जितना ताप इसका प्रारंभ में था, बाहर से ऊर्जा आकर के इसके ताप को फिर से उतना का उतना कर देगी। अब क्या होगा, प्रसारित करने के बाद में अपने इसको किया जाएगा संपीड़ित। प्रसारित करने के बाद में इसे क्या किया जाएगा, संपीड़ित किया जाएगा। संपीड़ित करने पर इसके ताप में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दीवारें फिर से क्या है, सुचालक है। तो जितनी ताप में वृद्धि हुई, यानी ऊष्मा में जितनी वृद्धि हुई है, ये क्या कर देगी, फिर से उसे बाहर की ओर निकाल देगी। यानी प्रक्रम आपका किस प्रकार का बना